अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। देश और प्रदेशवासियों को दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। हल्द्वानी में गरजी उत्तराखंड कांग्रेस। कहा, अग्निपथ योजना से चौपट हो जाएगी देवभूमि की अर्थव्यवस्था। अग्निपथ योजना वापस ले सरकार। हेमकुंड साहिब में मौसम ने फिर बदली करवट। जमकर हुई बर्फबारी। श्रद्धालुओं को हो रही ठंड से दिक्कत। और नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में लगा साक्षरता शिविर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की पहल पर लगा शिविर। जिला जज और डीएम ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर घंटाघर से एमपी केपी चौक तक रन फॉर योगा कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियान गामा, विधायक विनोद चमोली, विधायक खजान दास और कई गणमान्य लोगों ने घंटाघर से एमकेपी चौक तक दौड़ लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों सहित उत्तराखंड प्रदेश की जनता को योग दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग करने से सभी निरोग रहेंगे और हमें लगातार योग करते रहना चाहिए। योग हम अपनी जीवन पद्धति बनाए, रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जनमानस में, पूरी दुनिया के अंदर योग को और मान्यता मिली। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर एमकेपी चौक तक रन फॉर योगा कार्यक्रम किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एमकेपी चौक तक एक रन फॉर योगा कार्यक्रम किया गया था, क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए दिवांशु, मैं आपको बता दूं कि आज क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और उससे एक दिन पहले आज इस कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें आज कई प्रतिभागी इसमें मौजूद रहे, कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इस दौरान देहरादून के घंटाघर से एमकेपी चौक तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है इस दौरान कि योग हमें निरोग बनाता है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों की वजह से ही आज योग को एक नई पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिली है। और जाहिर तौर पर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे विश्व में इस योग को मनाया जा रहा है, इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार अथक प्रयास यहाँ पर किए हैं पूरे विश्व में यहाँ पर योग को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए उन्होंने योग के लिए उनको धन्यवाद अदा किया। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि तमाम लोगों को योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारा जीवन इतना संघर्षपूर्ण हो चुका है, लगातार लोगों को समय नहीं मिल पाता है, लोग भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए योग को भी करना बहुत जरूरी है। दिव्यांशु, बिल्कुल, योग को करना बहुत जरूरी है। और कैलाश जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि युवाओं को योग से जोड़ने का ये एक अच्छा तरीका है। ये जो कार्यक्रम वहां पर हुआ है, युवाओं को योग से जोड़ने का एक अच्छा कार्यक्रम कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल, देखिए, आज के युवाओं की मैं बात करूं तो जाहिर तौर पर युवा एक्सरसाइज से आज पीछे भाग रहे हैं। हर किसी का अगर दिनचर्या आप देखें तो अमूमन सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। अधिकतर लोग जिम का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब योग का सवाल आता है तो योग कई ऐसी चीजें हैं जिनसे आदमी निरोग रहता है। और योग आज से ही नहीं, आदिकाल से ही हिंदुस्तान की पद्धति में रहा है। हिंदुस्तान की संस्कृति में योग का बहुत बड़ा महत्व रहा है। चाहे हम बाबा रामदेव की बात करें, जिस तरीके से बाबा रामदेव भी लगातार प्रचार करते हैं कि आप योग जरूर कीजिए, उसी तर्ज पर इस कार्यक्रम को भी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर शामिल थे और मुख्यमंत्री खुद क्योंकि युवा है, तो इसीलिए इस संदेश को युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर माना जा रहा है। और कैलाश जी, कल चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो योग दिवस को लेकर के क्या खास तैयारियां की गई हैं वहां पे? बिल्कुल, देखिए, हर बार की तरह इस बार भी योग दिवस को लेकर सरकार द्वारा पूरी तैयारियां हैं। सरकार के साथ साथ कई ऐसे एनजीओ हैं, कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो योग के कार्यक्रमों को करवाती हैं। क्योंकि अगर मैं कुछ 2-3 वर्षों पहले की बात करूं तो प्रधानमंत्री खुद देहरादून में मौजूद थे जब उन्होंने एफआरआई में एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। योग दिवस के अवसर पर ही वो आए थे, सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे और उसके बाद से लगातार ये क्रेज बढ़ रहा है। और आज जिस तरीके से
एक दिन पहले, योग दिवस के एक दिन पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो जाहिर तौर पर लोगों में इस बात को लेकर क्रेज भी है और लोग चाहते भी हैं कि वो योग करें। लेकिन कई बार लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती कि किस तरीके से योग किया जाए। कई लोगों को ये मालूम नहीं होता कि योग की क्रियाएं कितनी क्रियाएं हैं। अब सरकार यही कोशिश कर रही है कि इस दिवस को इस उपलक्ष्य में मनाया जाए, इस तरीके से मनाया जाए, ताकि लोगों को ये जानकारी भी हो सके कि किस तरीके से योग किया जा सकता है और कितना फायदा योग हमारे शरीर के लिए। और कैलाश जी, अगर बात की जाए पिछले 2 साल की, चूंकि कोरोना काल चल रहा था और इस बार अब कोरोना नहीं है, तो पिछले बार की तुलना में इस बार क्या अंतर देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने अच्छी बात कही। और जब कोरोना था तो कई तरह के जो आयोजन बंद हो चुके थे और अब क्योंकि कोरोना काल नहीं है, हालांकि कोरोना के लिए हमको अभी भी सावधान और जागरूक जनता को जरूर करना चाहिए। IND24 के माध्यम से हमसे अपील करते हैं कि जरूर आप लोग जागरूक कीजिए लोगों को। हम तमाम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि इससे आप सावधान रहें कोरोना से। लेकिन जहां योग का सवाल आता है तो जाहिर तौर पर अब योग को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग भी समझते हैं कि अब कोरोना कम है, लिहाजा लोगों की जो उपस्थिति है वो ज्यादा थी आज हम जो देखने को मिली। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल ये उपस्थिति इससे भी ज्यादा हो सकती है जहां जहां पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। बिल्कुल, उपस्थिति ज्यादा हो सकती है जहां जहां पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। कैलाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कार्यक्रम के लिए? हाँ देखिए, बरसात का अभी लगभग मौसम शुरू हो चुका है। भले ही आज धूप यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन अगर इस तरीके से कल बरसात होती है तो जाहिर तौर पर उसके प्रबंध यहाँ पर किए जाएंगे कि बरसात से बचा जा सके, योग को किया जा सके। और मैदानी क्षेत्रों में तो ये स्थिति रहेगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि जगह कम होती है तो लिहाजा अगर पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर कहीं ये कार्यक्रम होते हैं तो उसका भी जाहिर तौर पर जो प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जाएंगे। बिल्कुल कैलाश जी, हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, वे इसमें शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेमकुंड साहिब में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। वहां पर एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब में ठंड काफी बढ़ गई है। हेमकुंड साहिब में करीब 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। ठंड और बर्फबारी के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हेमकुंड साहिब में मौसम ने करवट बदली है, बर्फ की चादर जमी हुई है, वहां पर क्या कुछ जानकारी है, बताइए। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि हेमकुंड को 5वां धाम माना जाता है उत्तराखंड में। और हेमकुंड में जो सिख जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पर भी चढ़ाई है तो बहुत ही मुश्किलों भरा यह सफर होता है। और अब जिस तरीके से परसों भी वहां पर बर्फबारी हुई थी, कल भी वहां पर बर्फबारी हुई है, ठंड बहुत ज्यादा है, चारों ओर बर्फ की चादर ओढ़ चुका है हेमकुंड साहिब। और इसके बावजूद अब यात्रियों को दिक्कत जो सबसे ज्यादा आ रही है वो चलने में आ रही है, क्योंकि बर्फ ज्यादा पड़ चुकी है, लिहाजा वहां पर चलने में तकलीफ है। क्योंकि जो मार्ग वहां पर जो पैदल मार्ग है उसमें चलने में कठिनाइयां आती है। हालांकि अगर मैं SDRF की टीम की बात करूं, पुलिस प्रशासन की टीम की बात करूं, तो ये दोनों ही टीमें वहां पर तैनात हैं। ये दोनों ही टीमें वहां पर कोशिश कर रही है कि रास्ता किसी तरह ब्लॉक ना हो, क्योंकि दिवांशु जब बर्फ पड़ती है इन इलाकों में तो जाहिर तौर पर हाइट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है। रास्ता यहाँ पर बहुत ही संकरा है, संकरा रास्ता होने के चलते कठिनाई अक्सर लोगों को होती है, तो वो दिक्कतें लोगों को ना आ पाए, इसको लेकर रास्ता खोलने, रास्ते की आवाजाही के लिए लगातार वहां पर टीमें मौजूद हैं। और जहां तक बर्फ से जुड़ा जो समस्या है लोगों की, वो ठंड है। सिर्फ हेमकुंड में ही नहीं, जो निचले जो इलाके हैं जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां भी गोविंद घाट जो इलाका है जहां से इस यात्रा को शुरू किया जाता है, उस तरफ और उससे आगे जो बद्रीनाथ वाला जो पूरा क्षेत्र है, तमाम इलाकों में ठंड इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है। लिहाजा लोगों से अपील प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी यात्री इन पहाड़ी इलाकों की तरफ आ रहे हैं, खासतौर पर चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हेमकुंड हो, गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो, क्योंकि सभी उच्च हाइट पर ये तमाम हमारे धाम मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो भी आए वो एक तो अपने हेल्थ चेकअप करके आए, और दूसरा ये है कि गर्म कपड़े लेकर जरूर आए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते कि वहाँ पर लोगों को इस तरह की चीजें मुहैया कराई जाए, गर्म कपड़ों की। और
कोशिश सरकार की यही है कि एडवाइजरी को ज्यादा से ज्यादा यात्री फॉलो करें और लगातार जितने भी चेकिंग पॉइंट्स हैं, इन तमाम चेकिंग पॉइंट्स पर ये बार बार लोगों से कहा जा रहा है, ये बार बार श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि कृपया आप सभी एडवाइजरीज को फॉलो करें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। बिल्कुल, एडवाइजरी को फॉलो करें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को होने से बचा जा सके। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निपथ योजना के विरोध में अब कांग्रेस भी सड़क पर उतर गई है। हल्द्वानी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया। आज हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान अग्निपथ योजना वापस लो, डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद और मोदी सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए गए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सैन्य परिवार से आते हैं, लेकिन वो भी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, जो कि निंदनीय है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ रहेगी। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाना कहीं न कहीं सरकार की निराशा को झलकाता है। विधायक सुमित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। सरकार ने जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया, उसे अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद महेंद्र पाल समेत तमाम कांग्रेसी धरना स्थल पर जमे रहे। इस दौरान धरना स्थल के भीतर और बाहर पुलिस का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आहट से पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके से खसकते हुए नजर आए। तो ये सारे प्रोटेस्ट हुए, विरोध मार्च हुई, इस प्रदेश की मैं विशेष अगर बात करूं, वैसे तो पूरे देश में आप देख रहे हैं क्या हालात हो गए इस अग्निपथ योजना के आने के बाद। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं हुए, ये स्वतः ये जो बच्चे हैं जो अपने खुद इतने, देखिए सुबह जल्दी उठकर भागते हैं, दोपहर की गर्मी में भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस का पास करते हैं। बात केवल अग्निपथ की नहीं है, जिन लोगों ने फिजिकल पास करा था उनकी भर्ती भी कैंसिल हुई है। इस बात का भी बहुत गहरा आक्रोश है। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं, अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होते, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई होती, जैसे हमने देश के अन्य कोनों में देखा है कि ट्रेनों में आग लगा दी गई, बसों में आग लगा दी गई, पुलिस की संपत्ति पे नुकसान हुआ, तो वहाँ पे समझ में आता है कि लाठीचार्ज अन्य चीज़ हुई। यहाँ शांतिपूर्वक जब आ रहे हैं बच्चे और उनके साथ ऐसा बर्बरता हो रही है, तो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगी। तो गांधीवादी तरीके से देखिए, कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है और हिंसा किसी भी तरफ से हो, इससे कांग्रेस कभी भी वाकिफ नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चों पे लाठियां बरसाई जाएंगी और वो होनहार बच्चे जो इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं, तो अवश्य कांग्रेस पार्टी उनका साथ भी देगी। हल्द्वानी में जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, युवाओं को निशाने पर लिया गया, उनको घायल तक कर दिया गया और उनको दौड़ा कर पीटा गया, ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई है। अब क्या नौजवान हो, चाहे प्रदेश का युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मातृशक्ति हो, अपने हक हकूक के लिए, शोषित वंचित समाज हो, अपने हक हकूक के लिए क्या प्रदर्शन भी नहीं कर सकता शांतिपूर्ण तरीके से? कांग्रेस पूरी ईमानदारी से युवाओं के साथ है। इस लड़ाई को कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी होकर लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री हैं, भारतीय केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, ये हकीकत को जाने, ये सच का सामना करें। ये सरकार के नुमाइंदे हैं और इनकी आंखें बंद हैं। और जो इस तरह से पूरा देश में नौजवान आंदोलित है, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? चुनाव आने दीजिए, इनको यहाँ का युवा, देश का युवा सबक सिखाएगा। युवाओं के संग जो अत्याचार हो रहा है, युवा जो एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं, 2.5 लाख भर्तियां नहीं है, रिक्त पद पड़े हैं, पिछले 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं और नौजवान 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहा है, सड़कों में दौड़ रहा है, पहाड़ों में दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो चाहता है कि वो देश की सेवा में काम करे। तो उसको निराशा हाथ लगे तो वो आक्रोशित है। और जो आक्रोशित युवा हैं, जब वो धरना प्रदर्शन करें या विरोध दर्ज करें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर लाठियां भाजे जा रही। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही निराशाजनक है। उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। आज भी 60% परिवार ऐसे हैं जो फौज की नौकरी पे या फौज की पेंशन पे डिपेंडेंट है। जिस दिन फौज में परमानेंट नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पहाड़ के आदमी के पास तो कुछ है ना, फैक्ट्री है ना, हमारे खेतों में उतना अनाज होता है। हमारी तो पूरे उत्तराखंड की
इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट यही है, कुमाऊं रेजिमेंट यही है, फर्स्ट नागा का होम ऑफ द रेजिमेंट यही है। तो ऐसे, और इंडिया का नेशनल बैंड जो है, जो भारतीय बैंड है आर्मी का, उसका हेडक्वार्टर भी रानीखेत में है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम इसमें समझौता करें, समझ से परे। और देश की सुरक्षा से कांग्रेस ने ना कभी समझौता किया, ना आगे कभी समझौता करेगी। लोहाघाट में पार्वती फिलिंग स्टेशन के कर्मचारियों ने थाने के पुलिस कर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने उनके कमरे के दरवाजे खिड़की तोड़ने के भी आरोप लगाए। पेट्रोल पंप कर्मी ने बताया कि शनिवार की देर रात लोहाघाट थाना के 3 पुलिसकर्मी उनके कमरे में आए। वहीं दरवाजा खोलने में थोड़ी देर होने पर पुलिसकर्मियों ने उनके दरवाजे को, कुंडी और खिड़की को तोड़ दिया। साथ ही शराब के नशे में बदतमीजी की। इस पर पेट्रोल पंप कर्मियों में काफी आक्रोश है। लोहाघाट थाने के एसओ जसवीर सिंह चौहान ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है। यदि पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की है तो कार्रवाई की जाएगी। हमारे को ये कहने के लिए आए थे वो कि बोतल में तेल नहीं देना है। सर, इसका कोई टाइम होता है, टेबल होता है। ऊपर से हम लोग रात को 12:30 बजे सोए हैं, नीचे आकर के खिड़की तोड़ दी, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं और हमारे बिस्तर इस्तर फेंक करके हमको कह रहे हैं मालिक से बात कराओ। मैंने मालिक से भी बात कराई। ये कोई तरीका होता है? मालिक को देते, वो देते। कुंदन बोरा नाम का पुलिस वाला था, इन्होंने तोड़फोड़ की, शराब के नशे में थे, हुड़दंग मचा रहे थे यहाँ पेट्रोल पंप में। मैं चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे पुलिस वाले यहाँ पे जो 3-4 आदमी मौजूद हुए, वो के नीचे जाकर के उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया, नहीं खोलने पर उन्होंने रात से दरवाजा तो कुंडी तोड़ करके अंदर बात की, जो है बोतल में कोई किसी को तेल नहीं देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रात को जो है 12 बजे या 1 बजे कोई कुछ ही सूचना को तामील कराना, ये तो कोई नियम नहीं होता है। होता भी है तो कर्मचारियों से नहीं हो सकता। उसमें क्या सारे दिन भर पुलिस वालों को टाइम नहीं मिला क्या बात करने का? थाना अध्यक्ष महोदय से बात की तो वो कह रहे हैं मैं आकर के इस संज्ञान में लूंगा और सही बात क्या हुई है मैं जानकारी आपको प्रदान करूंगा। रात्रि में हमारे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को कि कोई भी किसी व्यक्ति को जरीकेन या किसी भी बोतल में खुले तौर पर पेट्रोल या डीजल नहीं देगा। एक आंदोलन चल रहा है जो अग्निपथ योजना को लेकर, तो इस कारण सेंसिटिविटी रखी गई थी। लेकिन हमें संज्ञान में आया कि वहाँ पुलिस वालों ने द्वारा, जैसा कि आपके द्वारा आरोपित है, कि वहाँ ज़बरदस्ती उनको उठवाया गया और तब जाके वहाँ उनको अवगत कराया गया। तो इस संबंध में हमें भी जानकारी मिली, हम इसमें जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई हो आगे बता दी जाएगी। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने काशीपुर पहुंचकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द फ्लाईओवर के अधूरे पड़े कामों को निपटाने के निर्देश दिए, जिससे बाकी बचे ओवरब्रिज को पूरा कर जनता के लिए खोला जा सके। साथ ही इस बरसात को देखते हुए निगम प्रशासन को छोटे बड़े तमाम नालों की साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से जो सॉर्ट आउट होते हैं, वो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके अलावा जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है। परंतु काम उनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी पर लक्षित नहीं है। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट में इजिप्ट में हुई कराटे के इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डीएम भंडारी ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली कराटे खिलाड़ी साक्षी बिष्ट की खास तौर पर तारीफ की। डीएम भंडारी ने इसे जिले और प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। इसके अलावा स्टेट प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कराटे कोच की तारीफ करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया और सभी परिजनों से अपने बच्चों को खेलों से जोड़कर और मोबाइल से दूर रहने की अपील की। चंपावत के लोहाघाट के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कराटे में और अभिभावक भी उनके आए हुए हैं। फुटबॉल वॉलीबॉल के भी कोचेस बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और बच्चों को कराटे सीखने से ये चैंपियनशिप में तो खेलते ही हैं, देश का नाम रोशन तो करते ही हैं, फिट भी रहते हैं और डिसिप्लिन भी रहते हैं। और जो यहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन के चंपावत के अध्यक्ष हैं, सभी को और आपको भी मेरा सल्यूट है कि आप इतना अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं, हार जीत लगी रहती है, बट आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आने वाले कॉमनवेल्थ और आने वाले नेशनल गेम्स में होगा। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ को गौरीकुंड के पास एक व्यक्ति के खाई में गिरने की सूचना मिली। देर रात इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी एसडीआरएफ की टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने अंधेरे और विषम परिस्थितियों में घटनास्थल पर सर्चिंग की, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि टीम को एक 4 दिन पहले डूबे हुए व्यक्ति का शव जरूर मिला है। शव की पहचान मध्य प्रदेश निवासी के तौर पर हुई है।
एसटीएफ की टीम ने एक फरार इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 10,000 का इनामी बीते 2 साल से फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ ने नैनीताल के भीमताल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करके खटीमा कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया, जहां अपराधी के ऊपर पॉक्सो एक्ट और अन्य धारा में केस दर्ज है। खटीमा में पंजीकृत एफआईआर नंबर 227/2020 में धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त था। ये वांछित था, जिसमें 10,000 रुपये का इनाम था, जिसे आज एसटीएफ द्वारा भीमताल से गिरफ्तार किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई। रुड़की में भगवानपुर थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर के धारदार हथियार से हमला किया। वारदात दादूवास की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।